हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिंद्र यादव है। आज का हमारा वीडियो एनालॉज टेस्टिंग से है। सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है और यह किस किस एग्ज़ामों में पूछा जाता है, इसका कैसे इसको हल करते हैं, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि सादृश्यता परीक्षण कितना उपयोगी और कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएँ दे रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सादृश्यता परीक्षण के बारे में, एनालॉज टेस्टिंग के बारे में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यह 3 प्रकार का होता है, जैसे शब्दों के आधार पर अंकों के आधार पर और अक्षरों के आधार पर भी होता है। जैसे ABCD अंकों में भी होता है, 1 2 3 4 ऐसे अंकों के आधार पर भी होता है और शब्दों के आधार पर भी होता है। तो हम सबसे पहले आपको अंकों के आधार पर सादृश्यता कैसे होता है, नंबर एनालॉज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, सादृश्यता मतलब ये होता है कि इसके बीच संबंध दिखाना रहता है कि जैसे 53 का संबंध 35 से किस प्रकार है, तो अगला संबंध जिस प्रकार 53 का संबंध 35 से है, उसी तरीके से अगला हमें एक जोड़ा खोजना रहता है। सादृश्यता का यही मतलब होता है, इसमें संबंध स्थापित करना रहता है। जैसे क्या कह रहा है, देखिए, जब आप सवालों को देखेंगे तो सादृश्यता क्या चीज़ है, आप इसके बारे में अपने आप परिचित होते जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संख्या युग्मों को चुनिए। तो क्या कह रहा है, 53 जिस प्रकार 35 से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है कि 53 जिस प्रकार 35 से संबंधित है, उसी प्रकार हमें एक युग्म खोजना है जो उसी प्रकार उससे संबंधित हो। जैसे 53 35 से संबंधित है तो 53 35 से कैसे संबंधित है, 53 35 से इस प्रकार संबंधित है कि जहाँ 5 3 है, इसको उल्टा कर दिया है। देखिए, सादृश्यता का मतलब ही होता है, इसमें कुछ भी कर सकता है, कहीं उल्टा करता है, कहीं अपोजिट डायरेक्शन ले लेता है, कुछ भी कर सकता है। आपको वही उसमें पकड़ना रहता है कि इसमें गड़बड़ी क्या किया है, क्या परिवर्तन किया है। आपको परिवर्तन को देख करके अगले में वही परिवर्तन करना रहता है। जैसे 53 को 35 लिखा है, तो इसमें जो इकाई है उसको दहाई बना दिया है और जो दहाई है उसको इकाई बना दिया है। तो 53 को 35 बना दिया है, मतलब 3 की जगह 5 को लिख दिया है और 5 की जगह 3 पे लिख दिया है। तो ऐसा कोई शब्द दिख रहा है जो ऐसा हो, विकल्प में कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 को 73 लिखा है, जहाँ 3 रहना चाहिए वहाँ 7 लिख दिया है और जहाँ 7 रहना चाहिए वहाँ 3 लिख दिया है। ऐसे विकल्प में पहला जो विकल्प दिया है, जहाँ 5 रहना चाहिए वहाँ 3 लिख दिया है, जहाँ 3 रहना चाहिए वहाँ 5 कर दिया है। तो हमें बस यही पकड़ना रहता है। सादृश्यता परीक्षण एनालॉज टेस्टिंग में आपकी माइंड की कैपेसिटी चेक करता है कि आप क्या दिए गए प्रॉब्लम को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखते जाएंगे वैसे वैसे आप पकड़ते जाएंगे। सादृश्यता परीक्षण में आपका कॉमन जानकारी के बारे में जानना चाहता है जो एग्जामिनर होता है, कि आपके अंदर कॉमन जानकारियां हैं कि नहीं। जैसे देखिए, इसके लिए आपको देश विदेश की देशों की सभी राजधानियां, उत्तर प्रदेश की जैसे कितने ज़िले हैं, ये सब बेसिक जानकारी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे लिख रहा है 41 को 4 लिख रहा है, तो उसी प्रकार 37 को कितना लिखेगा, पूछ रहा है कि जैसे 41 को हम 4 लिख दिए, उसी प्रकार हम 37 को कितना लिखेंगे। अब बताइए, आप 41 को 4 कैसे लिखा। दिए गए विकल्पों में 4 विकल्प दिया है, इसी में हमें उसका उत्तर ढूंढना है कि हम 37 को कितना लिखेंगे। 41 को 4 कैसे लिखा, तो इसमें क्या किया है, 4 का गुणा 1, जो 41 है, 1 इकाई और 4 दहाई है, दहाई का गुणा इकाई में कर दिया है। 4 का गुणा 1 किया, कितना आया 4, वही उसका उत्तर लिखा 4। तो ऐसे ही हमें आगे करना है अब 3 का गुणा हमें 7 में करना है, तो कितना आएगा 21। देखिए हमारे कोई विकल्प है 21, हाँ, बी हमारा 21 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया कैसे किया। 4 का गुणा 1 में किया, 4 1 का 4, 4 आया। इसी प्रकार 3 का गुणा 7 में करेगा, जब 3 का गुणा 7 में करेगा तो हो जाएगा 7 तिरिक 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, हमारे सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न एसएससी ऑनलाइन CHSL में पूछा गया, फर्स्ट पाली में है, मई 2018 में पूछा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न भी एसएससी CHSL टायर फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
जिस प्रकार 15 22 से संबंधित है उसी प्रकार 19 से क्या संबंधित होगा। तो आप सोचिए 15 को 22 कैसे लिखा, इसी प्रकार जो 15 को 22 जैसे बनाया उसी प्रकार हमें 19 को आगे बढ़ाना है। 19 में हम क्या जोड़ें कि उतना आ जाए। तो देखिए 15 को 22 कैसे लिखा, 15 में 7 जोड़ा, जब आप 15 में 7 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, 15 7 22। इसी प्रकार हमें 19 में भी 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विकल्प में जो देखिए एनालाइज टेस्टिंग में एक और चीज़ रहता है कि जो विकल्प रहता है बस केवल जो विकल्प दिया गया रहता है हमें उसी में उत्तर ढूंढना रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और अलग से विकल्प उसका बता दें, उत्तर बता दें, नहीं, इसमें जो विकल्प दिया रहता है हमें उसी में से ही उत्तर को निकालना रहता है। अभी जैसे 15 में 7 जोड़ा 22 हो गया, वैसे अब हम 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी। जब जैसे 15 में हमने 7 जोड़ा 22 हुआ, वैसे 19 में हमने 7 जोड़ा तो ये 26 हो गया। यह SSC CHSL में पूछा गया सवाल है, मई 2018 के सेकंड पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए सब CHSL के सवाल हैं, सभी हमारे प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जिस प्रकार 5 को 26 15 को 26 लिखा, उसी प्रकार एक अगला क्रम हमें अगला युग में भी ढूंढना है। एक युग में बनाया है 15 और 26। सोचिए 15 और 26 कैसा युग में, इनके अंदर कुछ अंकों का डिफरेंट आ रहा होगा। इनके अंदर कितने अंकों का डिफरेंट आ रहा है, देखिए 15 और 26 अंक के बीच, 15 और 26 के बीच 11 अंक का डिफरेंट आ रहा है। 15 में 11 जोड़ा है तो 26 आया है। क्या 11 अंक का डिफरेंट आने वाले कोई विकल्प दिया है? अगर हम 39 में 11 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, नहीं, 10 जोड़ेंगे तो होगा, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता है, पहला नहीं होगा। अगर हम 34 में 11 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद सी देखिए, क्या हम 46 में 11 जोड़ेंगे तो 55 होगा, नहीं, क्योंकि जब 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, ये मिला जुला के। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कर रहा है कि 15 में 11 जोड़ा तो 26 हुआ, इसी प्रकार हमें एक और युग में जोड़ना है जिसमें 11 जोड़े और वो 26 वो अपने आगे वाले संख्या में 11 जोड़ने पर प्राप्त हो। तो हमें 34 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुआ जिसमें अगर हम 11 जोड़ रहे हैं तो उसका आगे की संख्या प्राप्त हो रही है 45। तो विकल्प में दिया गया विकल्प में ही हमें उत्तर ढूंढना है, जो विकल्प दिया गया है उसी में से हमें उत्तर ढूंढना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हल्का फुल्का, जब हम नंबर्स पढ़ा रहे हैं, अभी हम शब्दों पे आधारित बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि अगला हम आगे के जो सवालों को जब बताएंगे तो शब्दों पे आधारित रहेगा, उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। जिस प्रकार कह रहा है 256 290 से संबंधित है, उसी प्रकार 961 किससे संबंधित होगा। तो 256 290 से कैसे संबंधित है, क्योंकि 256 हमें देखिए जब तक आपको कॉमन जानकारी नहीं रहेगा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगा। सिंप्लीफिकेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते रहेंगे, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन, आपको मैथ का कैलकुलेशन अच्छे से रहेगा, तभी आप एनालाइज टेस्टिंग जो नंबर पे आधारित होता है उसको हल कर पाएंगे। क्योंकि 256 को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये 16 का वर्ग हो, 16 में 256 आता है। तो इसी प्रकार इसमें 290 जो है, अब उसको कैसे लिखा है, इसमें 256 को 290 कैसे लिखा है, तो 16 में 1 जोड़ा है, इसको बना दिया है 17। 17 का स्क्वायर प्लस 1 जब आप करोगे तो 290 हो जाएगा। 17 17 हमें कितना होगा 289। 289 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290। समझ में आया कैसे किया। 16 जो है, 16 का वर्ग जो है वो 256 है, तो 17 के वर्ग में हम 1 जोड़ा तो वो हो गया 17 17 हमें 289 और 1 90, वो हो गया 290। तो इसी प्रकार पर पूछ रहा है कि 961 का अगला जोड़ा क्या होगा। 961 को हम क्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार हम 256 को 290 लिखा, इसी प्रकार 961 को क्या लिखें। तो हमें पकड़ना चाहिए, जब हमारे अंदर जानकारी रहेगा तभी हम पकड़ पाएंगे 961 किसका वर्ग है। तो जो 961 है वो 31 का वर्ग है। जब हम 31 का वर्ग निकालेंगे तो वो होगा 961। तो जब 931 जैसी जिस प्रकार इसमें 16 का वर्गमूल 16 का वर्ग था 256, इसी प्रकार 16 में 1 अंक जोड़ा 17 किया और 17 का वर्ग करके उसमें 1 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार ये 31 का वर्ग है, तो 31 में हम 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 32।
जब 31 में हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32। अब 32 का वर्ग करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जो 32 का हमारा जो वर्ग होता है वो होता है 10 24। 10 24 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 25। 10 25 कहीं इस विकल्प में दिख रहा है, हाँ सी, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 25। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपना। देखिए हमारा परीक्षा ऑनलाइन एसएससी ऑनलाइन में पूछा गया है, सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, जिस प्रकार 14 को 194 लिखा उसी प्रकार 16 को आगे क्या लिख सकता है। एनालाइज टेस्टिंग में आपके माइंड कैलकुलेशन के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहता है, तो माइंड आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं रहता। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑनलाइन में बैठेंगे तो वहाँ टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए काफ़ी फास्ट करना रहता है। जिस प्रकार 14 को क्या लिख रहा है, 14 को 194 लिख रहा है, उसी प्रकार 16 को क्या लिखेगा। तो 14 को 194 कैसे लिख रहा है, 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 196। 196 में अगर 2 हम घटाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं 194, मतलब जो संख्या दिया है उसका वर्ग कर रहा है, उसमें से 2 घटा दे रहा है। तो इसी प्रकार हम 16 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग किया, 196 आया, उसमें से 2 घटा दिया, 194 हो गया। तो हमने इसे पकड़ लिया कि इसने किया क्या है। तो इसी प्रकार अब हम अगला भी निकालेंगे, इसका पेयर जब निकालेंगे तो 16 का हम वर्ग करेंगे। जब 16 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 256। हमें पता है 16 का वर्ग 256 होता है। अब इसमें हम 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 254। तो 254 कहीं उत्तर में दिख रहा है, हाँ उत्तर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ओ हो जाए, ए हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखिए, अगला कह रहा है जिस प्रकार प्रश्न में 3 को वो 30 बनाया उसी प्रकार 7 को क्या बनाएगा। तो सोचिए 3 को 30 को कैसे बनाया। जब आपके अंदर मैथमेटिक्स की जानकारी अच्छी रहेगी तभी आप इसको हल कर पाएंगे। एनालाइज के समझ लीजिए 3 का 30 कैसे बनाया। 3 का क्यूब कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब कितना होता है। जब आप 3 का घन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 में 3 जोड़ दिया 30 हो गया कि नहीं। 3 का क्यूब किया 27 आया, 27 में वही संख्या जिसका क्यूब किया उसी को जोड़ दिया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 3 30 हो गया। अब हमें जब ऐसे अगली संख्या भी हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 आता है। 7 का क्यूब होता है 343। 343 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, जब हम 43 में 7 जोड़ेंगे 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 350। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। 350 दिया है कि नहीं, समझ में आया। जो संख्या दिया था उसका क्यूब किया और उसी संख्या को उसमें जोड़ दिया, तो हम 7 का क्यूब किए। जब हम 7 का क्यूब किए, रुकिए थोड़ा बता रहे हैं, हम 7 का क्यूब किए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 आया। तो 343 में हम फिर 7 जोड़ दिए। जब 343 में हम 7 जोड़ दिए तो आ गया 350। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी 350। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, 11 को 121 लिखा तो 111 को क्या लिखेगा। आपको समझ में आ रहा है कुछ, 11 को 121 कैसे आ रहा है, कैसे लिख रहा है, क्योंकि 11 का वर्ग कर रहा है। 11 का वर्ग होता है 121। तो इसी प्रकार 111 का वर्ग क्या होगा, 111 का वर्ग होगा ये 1 2 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1200 कितना आ रहा है 12,321। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है। जिस प्रकार 11 का वर्ग किया 121 आया, इसके बाद हम 111 का वर्ग किए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न नंबर पे आधारित बहुत कम प्रश्न लाए हैं। इसके बाद हम आपको शब्दों पे आधारित बताएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार 37 का संबंध 72 से है उसी प्रकार 38 का संबंध क्या होगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां, जिस प्रकार 37 का संबंध 72 से है उसी प्रकार 38 का संबंध किससे होगा। तो 37 देखिए, नहीं 23 का संबंध, 23 का संबंध 72 है तो 23 में 3 सा गुणा किया, 23 में 3 का गुणा करके उसमें 3 जोड़ दिया, तो 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6 प्लस 3 जोड़ दिया तो कितना आया 72 आया।
23 में 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया तो 72 हो गया। उसी प्रकार अब हम निकालेंगे अगला 38 में 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। 3 8 24 में 4 और 3 3 9, 9 2 11 कितना हो जाएगा? 3 8 24 के 4 और 3 3 9 2 11। अब इसमें हम 3 जोड़ देंगे, आ रहा है 117 आएगा। तो 117 कहीं विकल्प में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा अगला प्रश्न शब्द पे आधारित एनालॉज है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा क्या होता है क्या नहीं। थोड़ा देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। शब्दों पे आधारित का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए जिस प्रकार कह रहा है मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है, उसी प्रकार कवि किससे संबंधित होगा। देखिए आपके अंदर जनरल नॉलेज के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी तभी आप एनालाइज टेस्टिंग को हल कर पाएंगे। कह रहा है जिस प्रकार आपकी सोचने समझने की तार्किक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। जिस प्रकार कह रहा है कि मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है तो उसी प्रकार कवि किससे संबंधित होगा, कविता से, संगीत से, चित्रकार से, नृत्य से। मूर्तिकार का क्या काम होता है, मूर्ति बनाना मतलब प्रतिमा बनाना। तो उसी प्रकार कवि का क्या काम रहता है, कविता को लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार मूर्तिकार का संबंध होता है मूर्ति को बनाना मतलब प्रतिमा को बनाना, उसी प्रकार एक कवि का क्या काम होता है, क्या वो संगीत बनाएगा, गाना बनाएगा, नृत्य करेगा, नाचेगा या चित्र बनाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। तो कवि का काम होता है कविता को लिखना, पोएम को लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी हायर सेकेंडरी CHSL में भी पूछा गया सवाल है 2011 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दूसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार डॉक्टर औषधि से संबंधित है उसी प्रकार निर्णय किससे संबंधित होगा। जो औषधि है वह डॉक्टर से संबंधित है, निर्णय किससे संबंधित होगा। तो बताइए, डॉक्टर जो है वह औषधि देता है, औषधि देने का काम कौन करता है, डॉक्टर। वो हमें बताता है औषधि कौन सा आपको लेना चाहिए या फिर कौन सा औषधि देना है, डॉक्टर देता है। उसी प्रकार निर्णय कौन देता है, वकील निर्णय देता है, नहीं, वकील केवल आपको कानूनी प्रोसीजर से जाता है जज के पास, न्यायालय में जाता है। तो न्याय हमको न्यायाधीश देता है, न्यायालय आपको निर्णय देता है नहीं, न्यायालय में बैठता है न्यायाधीश, वही हमको बैठने वाला न्यायाधीश जो होता है वो हमको निर्णय देता है न कि पुलिस निर्णय देता है। निर्णय देने का काम कौन करता है, न्यायाधीश। तो इसी प्रकार निर्णय जो है वो न्यायाधीश से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह एसएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा गया। ये सब हमारे सभी प्रश्न एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया, 2015 में पूछा जाने वाला सभी प्रश्न हमारे हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, जिस प्रकार अनाज गोदाम से संबंधित है उसी प्रकार जल किससे संबंधित होगा। बताइए, पीएस से संबंधित होगा, बांध से संबंधित होगा, नहर से संबंधित होगा, नदी से संबंधित होगा। बताइए, जिस प्रकार अनाज गोदाम से संबंधित है उसी प्रकार जल किससे संबंधित होगा। अनाज में क्या रखा जाता है, अनाज कहाँ पे रखा जाता है, गोदामों में। उसी प्रकार जल कहाँ पाया जाता है, जल तो बांध में भी पाया जाता है, नहर में भी पाया जाता है, नदी में भी पाया जाता है। तो कैसे आप इसमें अब कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा मारे उत्तर, कौन सा विकल्प मारे। इसी समय एग्जामिनर आपके माइंड का कैपेसिटी का क्षमता लेता है, देखता है कि क्या आदमी ये सही पकड़ रहा है कि नहीं। अनाज जो है वो गोदाम में रखा जाता है, तो जो अनाज है वो गोदाम में रखा जाता है तो स्थिर रहता है, न कि अनाज चलता फिरता रहता है। जो नदी में पानी रहता है लेकिन पानी वो चलता फिरता रहता है, नहर में पानी जो रहता है वो भी चलता फिरता रहता है, रुकने वाली चीज़ नहीं। लेकिन जो बांध में पानी रहता है वो चलता फिरता नहीं रहता है, बांध का पानी स्थिर रहता है। तो हमें इसका जल बांध में रहता है, इसका राइट आंसर बी मारना चाहिए, न कि नदी मारे न कि नहर मारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अनाज जो होता है गोदाम में रखा रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए हमें स्थिर जल के बारे में बात करना चाहिए। स्थिर जल कहाँ रहता है, बांध में। बांध का जो पानी होता है वो एक जगह रुका रहता है। नदी में भी पानी रहता है लेकिन वो चलता फिरता पानी रहता है, नहर में भी पानी रहता है, यह चलता फिरता है। इसका यही ट्रिक था, इसीलिए यह काफ़ी हायर एग्जामों में पूछा हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और मैट्रिक स्तरीय परीक्षाओं में एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। बताइए आगे का हमारा क्या जवाब होगा, चौथा प्रश्न का हमारा क्या उत्तर होगा। जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है उसी प्रकार थर्मामीटर किससे संबंधित है। घड़ी क्या करता है, घड़ी समय को बताता है, तो थर्मामीटर क्या बताता है,
थर्मामीटर उष्णता बताता है, गर्मी या विकिरण बताता है, रेडिएशन, शक्ति बताता है, ऊर्जा, या ताप बताता है, तापमान। तो थर्मामीटर का काम क्या करता है? ताप को बताना, तापमान बताना। आपके शरीर का तापमान कितना फ़ारेनहाइट है, इसको कैसे हम निकालेंगे? थर्मामीटर से ही निकालते हैं। जब आप बुखार चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? एक छोटा सा थर्मामीटर लिया रहता है, वही आपको देता है, आप उसको लगा के बैठते हैं, कुछ टाइम बाद वो आपके कितना टेम्परेचर है वो बता देता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। एनालॉग टेस्टिंग शब्दों के बारे में ऐसे ही प्रश्न के बारे में पूछता है, जिस प्रकार देखिए घुमा फिरा के पूछता है कि आपके माइंड की कैपेसिटी देखता है कि आप कम समय में वो प्रॉब्लम को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ बहुत कम समय में आपको जवाब देना रहता है। जिस प्रकार और एनालॉग का ये सब सवाल आपको मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सोच के दे देना होता है, तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। जिस प्रकार पतला मोटा से संबंधित है, उसी प्रकार बौना किससे होगा? बताइए, ये एक दूसरे का विलोम है। जो पतला है उसका संबंध मोटा मतलब उल्टा है। इसी प्रकार जो बौना है वो कैसा रहेगा? तो जो बौना है इसका मतलब वो छोटा रहेगा, तो छोटे का उल्टा क्या होगा? लंबा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। जैसे पतला मोटा से संबंधित है, क्योंकि पतला और मोटा ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो इसी प्रकार बौना का संबंध हम छोटा से तो कर नहीं सकते, क्योंकि बौना खुद छोटा होता है। चौड़ा का कोई विकल्प ही नहीं है, बड़ा का भी कोई मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, लंबा। क्योंकि ये बड़ा कहने का मतलब लंबाई में भी हो सकता है, उम्र में भी हो सकता है, लेकिन जो बौना होता है उसका लंबाई जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौना का संबंध लंबा से होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए, 6वां प्रश्न हमारा बताइए क्या जवाब होगा। जिस प्रकार व्यायाम जिम से संबंधित है, उसी प्रकार खाना किससे संबंधित होगा? डाइटिंग से, रेस्टोरेंट से, भोजन से और स्वस्थता से। बताइए, व्यायाम करने के लिए लोग जिम में जाते हैं, आजकल एक्सरसाइज के लिए लोग जिम में जाते हैं, जिम में अपना फिटनेस तैयार करते हैं। उसी प्रकार खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं? खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट, होटल, ऐसे होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। खाना खाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में, न कि डाइटिंग। डाइटिंग तो अपना भोजन की वो होती है, भोजन तो खुद भोजन है, स्वस्थता तो शरीर की स्वस्थता है। इसलिए खाना खाने के लिए इसमें पूछ रहा है कि कहाँ जाते हैं। व्यायाम करने की, जिम करने के लिए हम व्यायाम करने के लिए हम जिम में जाते हैं, जिम जहाँ होता है वहाँ जाते हैं। इसलिए खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का देखिए सवाल कैसा है। कह रहा है, जिस प्रकार आग का संबंध राख से है, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? बताइएगा। जिस प्रकार आग का संबंध राख से है, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? तो आग का संबंध राख से है, मतलब जब आग लग जाता है तो बाद में बचता क्या है? आग जब लग जाता है तो बाद में राख बचता है। तो उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? जब विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट के बाद क्या होता है? सब कचरा कचरा चारों तरफ हो जाता है, सब कुछ सीथड़ बिथड़ हो जाता है, कचरा हो जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आग का संबंध राख से है, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध कचड़े से होगा। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 8वां का जवाब दीजिए। कह रहा है, जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, मतलब थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाता है, उसी प्रकार ओपिसोमीटर का संबंध किससे होगा? देखिए, विज्ञान के बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के बारे में, अगर जनरल साइंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है आपको घुमा फिरा के। आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है एनालॉग टेस्टिंग के लिए। तो जिस प्रकार थर्मामीटर का काम होता है तापमान चेक करना, उसी प्रकार ओपिसोमीटर का काम होता है रेखाओं को गिनना। रेखाओं को गिनने के लिए जिस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, उसको हम ओपिसोमीटर कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पतला बौना, ये तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। अगला हमारा ये हो चुका है। इसके बाद अब हम 10वां देखते हैं। जिस प्रकार व्हेल स्तनपायी से संबंधित है, उसी प्रकार कछुआ किससे संबंधित है? समझ में आया आपको? व्हेल समुद्र में पाया जाता है, और व्हेल मछली जो है यह स्तनपायी जानवर है, मतलब इसके पास स्तन होता है, यह बच्चा पैदा करता है और उसको दूध पिलाता है। व्हेल जो है यह स्तनपायी जानवर है, यह इसके पास स्तन होता है, तो यह बच्चा पैदा करता है, अपना इसे दूध पिलाता है। इसी प्रकार कछुआ किससे संबंधित है? कछुआ यह जल में भी पाया जाता है और
उभयचर भी प्राणी है। यह मतलब जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, तो इसलिए कछुआ सरीसृप से संबंधित हुआ। मतलब यह अधिकांशतः सरीसृप उन जानवरों को कहते हैं जो रेंग करके चलते हैं। कछुआ के पास पैर तो होता है, लेकिन फिर भी इसे सरीसृप में गणना करते हैं, मतलब ये रेंग करके चलता है। तो आप ये जान लीजिए सरीसृप किसे कहते हैं। जैसे सांप हुआ, सांप कुछ भी हुए जो रेंग करके, अजगर हुआ, ये सब रेंग करके चलते हैं, तो इनको सरीसृप प्राणी बोलते हैं। और वेल को उभयचर प्राणी बोलते हैं, क्योंकि ये नहीं, वेल को उभयचर प्राणी नहीं बोलते। वेल क्योंकि जलीय प्राणी है, ये जल में रहता है। उभयचर प्राणी ये नहीं हुआ। उभयचर प्राणी वे होते हैं जो केवल स्थल पे रहते हैं। तो जो वेल है उसका वो स्तनपायी होता है, तो कछुआ सरीसृप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जनरल साइंस से संबंधित सवाल पूछा हुआ है। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है। देखिए जनरल साइंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है एनालाइज टेस्टिंग में। कह रहा है जिस प्रकार मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, उसी प्रकार निमोनिया किससे संबंधित है। जो मोतियाबिंद रोग होता है वो आँख में होता है, तो निमोनिया कहाँ पे होता है। जो निमोनिया होता है क्या वो मस्तिष्क में होता है, कान में होता है, तंत्रिका तंत्र अंग में होता है, या फेफड़े में होता है, बताइए। जिस प्रकार मोतियाबिंद आँख में होता है, उसी प्रकार निमोनिया जो होता है वो फेफड़े में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया फेफड़ों में होता है। देखिए क्या कह रहा है हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कई प्रश्न ऐसे पूछते जो आप कभी उस वर्ड को सुने नहीं होंगे। अब जैसे इसको फंसाया है, जिस प्रकार मतली उबकाई से संबंधित है, उसी प्रकार जलना किससे संबंधित है। मतली उबकाई, मतली मतलब जब आपको कभी कभी चक्कर जैसा आने वाला होता है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, फिर इसके बाद आपको चक्कर आता है या फिर ऐसा होता है। उसी प्रकार जलना किससे संबंधित है। जब आप जलते हैं तो झुलस जाते हैं। जब आप कहीं जल गए तो इसका मतलब उसको बोलते हैं झुलस गए। तो उसी प्रकार जैसे मतली उबकाई से संबंधित है, उसी प्रकार जो जलना है वो झुलसने से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हमारा अगला देखिए, अगला अब राज्य और राजधानियाँ ये आपको याद होनी चाहिए। सभी स्टेट की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, सभी देशों के राजधानियाँ याद हों। जैसे इंडिया का राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, श्रीलंका का कोलंबो है। इस प्रकार से आपको कई देशों की राजधानियाँ आपके आसपास की जितने हैं सबको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे और इसके बाद कौन से देश का कौन सी मुद्राएं हैं। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है। इस प्रकार ऐसे अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, चीन का युआन है, रिमेनबी है। इस तरीके से आपको डॉलर याद होना चाहिए। हर देश का कौन कौन सा देश का क्या वहाँ का करेंसी है। जैसे जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी का जो करेंसी है उसको मार्क करते हैं। उसी प्रकार मोरक्को का करेंसी क्या है, तो मोरक्को का करेंसी दिरहम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को का जो करेंसी होता है वो दिरहम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जर्मनी कह रहा है जिस प्रकार जर्मनी का करेंसी मार्क होता है, उसी प्रकार मोरक्को का करेंसी क्या होता है, तो मोरक्को का करेंसी होता है दिरहम। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आपके पास बेसिक जानकारी काफ़ी ज़्यादा रहेगा तभी आप कर पाएंगे। बेसिक जानकारी पढ़िए और पढ़ने से ही आएगा। कह रहा है जिस प्रकार फ्रांस से संबंधित है, उसी प्रकार डच किससे संबंधित है। तो फ्रेंच जो है एक भाषा है। फ्रेंच क्या है, एक भाषा है। फ्रेंच एक ऐसी भाषा है जो फ्रांस में बोली जाती है। फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा को हम फ्रेंच कहते हैं। तो इसी प्रकार डच किससे संबंधित है। डच भी एक भाषा है, यह हॉलैंड में बोले जाने वाली भाषा है। तो डच हॉलैंड की भाषा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। हॉलैंड में बोली जाने वाली भाषा को डच बोलते हैं। डच भाषा वहाँ की है हॉलैंड की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। यह काफ़ी एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2015 में पूछा गया है। इसके बाद हमारा 15वां नंबर का प्रश्न है। देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को चंद्रयान से संबंधित है, उसी प्रकार मंगल किससे संबंधित है। तो चंद्रमा पर जो भेजा गया उपकरण है उसी को क्या बोलते हैं हम, चंद्रयान बोलते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड ऐसे बोलेंगे। तो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले सभी उपग्रह क्या बोले जाते हैं, चंद्रयान। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह पे भेजा गया उसको क्या बोलेंगे, मंगलयान। शायद जायज़ सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मंगलयान। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, जिस प्रकार लाल रुधिर कोशिकाओं को रक्ताणु बोलते हैं,
जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसको रक्ताणु बोलते हैं। उसी प्रकार श्वेत रुधिर कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं को हम श्वेताणु बोलेंगे, क्योंकि श्वेत रुधिर कोशिकाओं को श्वेताणु बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे ही लाल रुधिर कोशिकाओं को रक्त से संबंधित है उसको रक्ताणु बोले तो हम श्वेत रुधिर कोशिकाओं को श्वेताणु बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा बोलते हैं तो बोलेंगे, क्योंकि श्वेत रुधिर कोशिकाओं को श्वेताणु बोलते ही हैं, इसलिए बोलेंगे। आपको जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं को बोलते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है जिस प्रकार पोलियो वायरस से संबंधित है उसी प्रकार एंथ्रेक्स किससे संबंधित है? तो पोलियो क्या है? जिस प्रकार कोरोना एक वायरस था, कोरोना पेंडेमिक आया था ना, तो कोरोना एक वायरस था, उसी प्रकार से एक समय में पोलियो एक वायरस था, बहुत काफ़ी भयानक बीमारी थी। तो सरकार ने क्या किया, पोलियो 2 बूंद ज़िंदगी के लिए जो एक सरकार ने एक थीम टैग चलाई थी कि 2 बूंद ज़िंदगी के लिए हर किसी को, हम लोग भी छोटे छोटे थे तो 2 बूंद हर महीना आकर के हमारी आशा बहुएं हम लोगों को पिलाती थी। तो पोलियो आज भी पिलाया जाता है, हर छोटे बच्चों को सरकारी अस्पताल में ले जाकर के पोलियो ज़रूर पिलाना चाहिए। तो इस प्रकार क्या कह रहा है कि पोलियो वायरस से संबंधित है। पोलियो जो रोग हुआ था वो एक वायरस से होता था, जैसे कोरोना जो रोग होता था यह एक कोरोना वायरस से होता था, यह एक वायरस था। उसी प्रकार एंथ्रेक्स किससे संबंधित है? एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जो है यह बैक्टीरिया है। जिस प्रकार पोलियो वायरस है उसी प्रकार एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है जिस प्रकार सिंह वन से संबंधित है उसी प्रकार मछली किससे संबंधित होगा? तो जो सिंह है यह वन से संबंधित है। सिंह मतलब शेर। सिंह जो होता है वो मछली, सिंह जो होता है वो वन का राजा होता है, जंगल का राजा सिंह को बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। तो इसी प्रकार मछली कहाँ रहती है? और एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं, जो शेर होता है वो जंगल में पाया जाता है, तो इस प्रकार मछली कहाँ पाया जाता है? क्या मछली पिंजरा में पाया जाएगा, घोंसला में पाया जाएगा, आकाश में पाया जाएगा? नहीं, मछली जल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न है। कह रहा है जिस प्रकार नदी उपनदी, नदी को उपनदी बोलते हैं उसी प्रकार वृक्ष को क्या बोलेंगे? बताइए। जिस प्रकार नदी को उपनदी बोलते हैं उसी प्रकार वृक्ष को क्या बोलेंगे? क्योंकि नदी उपनदी किसे बोलते हैं? नदी में जो रास्ता आकर के मिलती है उसको हम उपनदी बोलते हैं, मतलब नदियों को बनाने वाली छोटे छोटे मार्गों को हम उपनदी बोलते हैं। उसी प्रकार पेड़ किससे बनता है? तो पेड़ जो बनता है वो जड़ से बनता है, तो वृक्ष जो बनता है वो जड़ से संबंधित होता है। इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जड़, जड़ या तना। लेकिन हमें इसमें इसका एक राइट आंसर देना होगा, तो इसलिए हमें इस प्रश्न का हमें भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं इसका बता देंगे बाद में। अभी मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका तना भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, तो इसको कौन सा माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब अभी हमारे पास भी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं भी। अगला देखते हैं, इसका मैं जवाब बाद में दे देंगे। इसका जवाब हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, जिस प्रकार आशावादी प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार निराशावादी क्या होते हैं? जिसके प्रकार आशा होती है किसी के प्रति, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया कि मैं आपको ये देंगे, ये करवा देंगे, ये बनवा देंगे, किसी ने बोल दिया चलो मैं आपको नौकरी दिलवा देंगे, उसने एक आशा दे दिया आपको, आप खूब प्रसन्न रहते हैं। अगर वही जब उसने आपको निराश कर देगा कि नहीं भैया आपका नहीं हो पाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे? तो आप उदास हो जाएंगे। जब तक वो आशा दिया था तब तक आप प्रसन्न थे। कह रहा है जिस प्रकार आशावादी प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार निराशावादी क्या होते हैं? निराशावादी नगण्य होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं कि उदास होते हैं? तो जिस प्रकार आशावादी प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार निराशावादी उदास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास आ सके। अगला वीडियो हमें और अभी प्रश्नों को लेकर के बनाएंगे, जिससे आपका एनालाइज टेस्टिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे कि उसमें और काफ़ी हार्ड प्रश्नों को लेंगे और सरल और हार्ड दोनों मिला करके ऐसे ऐसे प्रश्न लेंगे जिससे आपका लेवल अच्छी तरीके से सुधर सके। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके।